एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। बच्चे, आज हम बात करेंगे फायर एंड आइस फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 2, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, फायर एंड आइस को। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल का बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपकी एक लाइक आपकी शेयरिंग से मेरी मोटिवेशन लेवल जो होता है ना, वो बढ़ा रहता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि फायर एंड आइस को लिखा किसने। तो फायर एंड आइस को लिखने वाले का नाम है, जिनका पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पहले हम जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनकी क्या इंपॉर्टेंस रोल रहा है। तो देखते हैं बच्चे, बने रहे मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पर मैं बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को भी कराऊंगा, पोएटिक डिवाइस को भी कराऊंगा, समरी सारा कुछ मैं एक वीडियो में आपको समेट कर ला दूंगा। की पॉइंट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे के हेल्प से आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से राइटिंग कर सकते हैं। तो बिना डिले इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो इनका पूरा नाम जो था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये पूरा इनका नाम हुआ। अब सेकेंड आता है कि इनका जन्म कब हुआ। तो 26 मार्च 1874 को हुआ था बच्चों। 1874 का इनका जन्म सन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट में है, वहाँ पे इनकी जन्म हुआ। ये एक अमेरिकन पोएट थे, ठीक है ना। पहले जो अमेरिकन पोएट होने के बाद भी इनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड जो था, लिखी हुई बुक पब्लिश्ड हुआ था कहाँ पर, इंग्लैंड में। फर्स्ट राइटिंग बुक इनको पब्लिश्ड इंग्लैंड में हुआ था, अमेरिका में पब्लिश होने से पहले। यहाँ तक समझ में आ गई। ही वॉज एडमायर फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड। तो वहाँ के रूरल जो लाइफ थी, उनकी जो राइटिंग अगर देखा जाए तो जो रियलिस्टिक्स जो लाइफ होती है, जो रियल लाइफ होता है, जो डे टू डे कॉमन लाइफ होता है, उसके बेस पर ये उनकी राइटिंग में देखने को मिलता है। तो वहाँ के जो लोकल रूरल लाइफ थी इंग्लैंड का, उस पर उनका इफ़ेक्ट इन पर ज़्यादा प्रभाव मतलब हुआ था। हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलिक्यल स्पीच, रियलिस्टिक वर्ड्स पोर्ट्रेइंग ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे सिचुएशन। जो कॉमन पीपल्स की जो कॉमन पीपल्स की जो लाइफ्स होती है, तो उसको लेकर इनके राइटिंग में काफ़ी देखने को मिलता है। इनकी अगर डेथ की बात करें तो ही डाइड ऑन 29 जनवरी को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये 1963 में। ये प्लेस कहाँ था जहाँ पर इनकी मृत्यु हो, तो बॉस्टन में हुआ था बच्चे, बॉस्टन में हुआ था, ठीक है। और ये भी यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा ऑथर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि फायर एंड आइस जो है, इसका थीम क्या है। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें। बच्चे, फायर एंड आइस का जो थीम है ना, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएशन। अगर एक वर्ड में हम बात करें इसका थीम की, तो डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएशन, है ना। ये चीज़ें है, ये थीम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑथर ये कहना चाह रहे हैं, पोएट, कि द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉय सम डे एंड द पोएट इज ऑफ द व्यू दैट वेयर विल बी टू रीजन्स फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन। ये जो दुनिया है ना एक दिन क्या होगा, ख़त्म होगी। और कैसे ख़त्म होगी, तो फायर और आइस से। फायर का मतलब होता है फायर, यहाँ अकॉर्डिंग टू पोएम, फायर सिंबलाइज कर रहा है ग्रीड को, एंगर को, जेलसी को और वॉर को, ठीक है ना। ये फायर। आइस सिंबलाइज कर रहा है कोल्डनेस को, डिसरिगार्ड को, इंडिफरेंस को, हेट को एंड सेल्फिशनेस को। तो पोएट इम्प्रेस अपॉन द रीडर दैट इट वुड बी द नेगेटिव एंड रिप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट वुड बी द फोर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस मिसफॉर्च्यून। फायर एंड आइस के थ्रू पोएट ये समझाना चाहते हैं कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आज जेलसी, एंगरनेस, ग्रीड और सेल्फिशनेस जैसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रहे हैं। हेट्रेड जैसी चीज़ों एग्जिस्ट कर रहा है, जो आने वाले डेट में अगर डिस्ट्रक्शन का रीज़न बनेगा, काउज बनेगा। तो ये सारी चीज़ें पोएट ने बताने की कोशिश की है। दूसरी बात, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू पोएट, तो फायर जो है एंटीथेसिस है आइस का। फायर इज एंटीथेसिस, फायर इज द एंटीथेसिस
यानी एंटीथेसिस का मतलब होता है बच्चे अपोजिट, ठीक है, अपोजिट किसका है, फायर, एंटीथेसिस आइस का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारा चीज़ अब हम इसको वन लाइन बाय लाइन पोएम को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसके लिटरेरी डिवाइस को देखेंगे, फिर बोर्ड के एग्जाम्स, बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको डिस्कस कर देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो पहले हम फर्स्ट लाइन को फर्स्ट स्टेंजा को समझते हैं। सम से कहने का मतलब कुछ लोग कहने का मतलब जो लोग जानते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, और कुछ डॉक्टर हो गए, मतलब अच्छे लोग जिनके पास प्रेडिक्शन, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कैपेसिटी हो, उसकी बात हो रही। वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि आग से तबाह होगा, ग्रीडी से तबाह होगा। आग कहने का मतलब एंगर, हेट, वॉर, ये सभी। जैसे अभी आप प्रेजेंट में देखेंगे रशिया और यूक्रेन जो है आपस में एक छोटे से ज़मीन के लिए फाइट कर रहे हैं। चाइना करते हैं, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरीके से लोग कंट्री जो है आपस में लड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि आने वाला डेट में ये जो दुनिया है ना, ये वर्ल्ड है, वो कहीं ना कहीं फायर और आइस से, हेट्रेट से ख़त्म होने वाली है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु हैव फायर। तो यहाँ पर चीज़ें बात हो रही है कि डिजायर मीन्स हमारे डिजायर, हमारी जब इच्छाएं अगर अनंत हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चाहे वो किसी चीज़ के लिए डिजायर हो, लव के लिए हो, पैशन, पैसे कमाने के पीछे डिजायर हो, या किसी चीज़ को, एनिमल को मारने, हंटिंग करने का डिजायर हो, या किसी एक्सेसिव अगर हो जाती है कोई चीज़ें, हम क्या कर रहे हैं, अभी नेचर को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। वाई, बिकॉज भी अभी देखोगे कि पॉपुलेशन डे टू डे इंडिया का बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये पॉपुलेशन जब बढ़ी तो हम क्या करेंगे, नेचर को कट करेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे, लिमिट करेंगे, और उसके प्लेस पर हम मतलब अपना जो पॉपुलेशन है सेटअप करेंगे, उसके फुलफिल करेंगे नीड को। तो इस तरीके से चीज़ें क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इस चेंज आके अगर हम बात करें तो, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आई इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो इसका मीनिंग समझते हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर यहाँ। पहला लाइन में डिजायर जो वर्ड था, डिजायर, डिजायर का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया एम्बिशन, एस्पिरेशन, ग्रेट, लस्ट, ये सभी चीज़ें। वी कमिट मिस्टेक टू से सीन्स इज रनिंग आफ्टर आवर डिजायर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। पोएट जो है फिर से एक्सपीरियंस करते हैं नेगेटिव फीलिंग को, हेट्रेट को बताते हैं। पीपल, ही इज ओनिंग अप टू हैव द फीलिंग हिमसेल्फ। We can also say that he is being very honest with us. Hatred is taken to be an ice cold emotion. It could also be that he has received his emotion from someone and know what wrong it can do. When you become selfish and think only about yourself, you don't care about anybody else. यहाँ चीज़ ये बोल रही है कि अगर सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड अगर हो जाते हो, किसी के बारे में आप नहीं सोचते हो, नोबडी, यू डोंट केयर अबाउट एनीबडी एल्स, तो ये चीज़ें जो डिस्ट्रक्शंस का एक काउज बनेगा। फिर से वो उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है पोएट ने, हेट्रेड डिस्ट्रॉय द वेरी ह्यूमैनिटी इन यू, इफ़ लव इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। ओके, अगर प्यार ख़त्म हो जाता है हमारे बीच का तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और उन्होंने ये भी बोला है कि दिस इज़ अ ग्रेट रिसाइप फॉर एन इम्पेंडिंग डिजास्टर। तो दुनिया जो भी ख़त्म होगा, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब यहाँ पर बात हो रही है दो बार। डाई, पेरिस मतलब डाई, डाई, ओके, डेथ, डेथ की बात हो रही है। ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, टू टाइम्स। तो इस तरीके से चीज़ें उन्होंने ये बताने की कोशिश, अगर ये दुनिया ख़त्म होना होगा तो दो चीज़ से ख़त्म होगी, फायर एंड आइस, यानी हमारा लस्ट, हमारे ग्रीडनेस, हमारे हेट्रेड से ख़त्म होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों की, इसमें राइमिंग स्कीम क्या क्या यूज किया गया, चलिए देखते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर राइमिंग स्कीम जो है आपका, फायर, देखो गया, फायर, आइस, डिजायर, फायर और डिजायर, आइस और फायर। यहाँ पर देखो, तो पहला जो है ए, जो फायर है तो ए हो गया, है ना।
अब दूसरा जो आपका देखोगे तो ये बी है, इसका जो टोन है वो बी मिल रहा है, तो ए बी, फिर फायर को डिजायर के साथ मिल रहा है तो फिर ए हो जाएगा, है ना, फायर डिजायर। क्लियर है, ए बी ए, फिर यहाँ पर आपका ए हो रहा है। ठीक है, तो सेम टोन जो होता है तो ए बी ए, इस तरीके से एक राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टेंजा में बनता है। दूसरी अगर हम बात करें तो देखते हैं ट्वाइस आइस, है ना, ट्वाइस आइस, आइस आइस मिल रहा है तो बी इसको रख दो, हेट ग्रेट सफाइस, तो यहाँ पर क्या क्या बन गया, बी 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 बी, हेट ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से बी ए बी, है ना। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट लाइन बन जाता है। समझ में आया बातें। अब यहाँ पर जैसे कि आप सफाइस जो रख रहे हो, सफाइस आइस, ये सारी चीज़ों को, है ना। बच्चों यहाँ ट्वाइस आप देख लोगे, और अगर हेट को ए देना चाहते हो तो हेट को ए दो, अदरवाइज आप यहाँ पर सी दे दो, सबसे अच्छा रहेगा आप सी दे दो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको फिर से कर देते हैं, ट्वाइस आइस और सफाई, इसको आपने क्या दिया था, बी दिया था ना, तो इसको बी ही रहने दो, बी बी बी, और हेट को ग्रेट को सी दे दो, तो इसका क्या बन गया, बी सी बी, इस तरीके से राइमिंग इसकी। अगर एग्जाम्स में इस तरीके से कोई स्टेंजा उठाकर अगर आपको दे दिया जाता है तो आप उसको टोन को ए बी करके करोगे, सी डी सी ई एफ ऐसा कुछ भी रहे, आपने जो चैप्टर में पढ़ा है उसको मतलब नहीं है, वहाँ पर टोन जो अगर दो टाइप का टोन है लास्ट में, तो आप एक को ए मान लो, दूसरे को बी कर लो। ठीक है ना, इस तरीके से कर लोगे। दूसरी बात हम करेंगे, फायर एंड आइस को एक मेटाफर, फायर और आइस जो है बच्चे यहाँ पर मेटाफर बताया गया है ना, मेटाफर। ठीक, मेटाफर इसलिए बोल रहे हैं कि फायर को डिजायर बोला गया है ना, फायर को डिजायर बोला गया और आइस को हेट से सिम्बोलाइज किया गया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम मेटाफर अगर हम देखा जाए तो मेटाफर टेस्ट डिजायर, थर्ड लाइन में अगर देखोगे टेस्टेड डिजायर, तो कंपेयर डिजायर को फूड से कंपेयर किया। अगर हमें खाना मतलब खाने का अगर हमारे पास डिजायरनेस रहेगा तो इस तरीके से सिम को हम क्या कहेंगे, मेटाफर। यानी हम यहाँ पर हाँ टेस्ट यानी खाने को, टेस्ट को हम डिजायरनेस से जोड़ रहे हैं, या कि डिजायर यानी इच्छा जो है, अगर टेस्ट की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये दिक्कत होता है, ये चीज़ें बोल रही है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस आपको मैंने बताया एंटीथेसिस, एंटीथेसिस जो फायर का उल्टा आइस को बोला गया है ना, तो इस तरीके से चीज़ें एंटीथेसिस कहते हैं। ठीक है, सिम्बोलिज्म यहाँ पर फायर और आइस को सिम्बोलाइज भी हो रहा है ना। तो जैसे इंजैबमेंट की अगर हम बात करें तो इंजैबमेंट देख लेते हैं। बच्चों इंजैबमेंट जो होता है, जिसमें एक लाइन जब वन लाइन से दूसरे लाइन पर जब शिफ्ट होता है, तो वहाँ पर अगर कोई पंचुएशन मार्क्स यूज नहीं हो रहा है तो उसको इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस कहते हैं। बच्चों पहला लाइन देखोगे, यहाँ पर कोई आपका पंचुएशन मार्क्स नहीं है, जब सेकेंड लाइन में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो इस तरीके का चीज़ें जो है इंजॉयमेंट को शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होगी इंजॉयमेंट होगा। बच्चे आगे देखते हैं। बच्चे नेक्स्ट आपका पर्सोनिफिकेशन का शो किया गया है। इसमें पर्सोनिफिकेशन कैसे आप समझोगे, पर्सोनिफाई कर, पर्सोनिफिकेशन, तो इसमें हम बात करेंगे कि जैसे फायर और आइस है, फायर और आइस को इस तरीके का एक कैपेबल थिंग्स डिस्ट्रक्शन मटेरियल बताया गया है जो ह्यूमन क्वालिटी को ख़त्म कर देगा, वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा इस तरीके से। यानी हम इन ह्यूमन के अंदर में जो क्या है, जो डिजायर है, जो हेट है, इस तरीके के जो क्वालिटी है ह्यूमन के बीइंग में वो एग्जिस्ट करता है ना, जिसको इनिमेट ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो क्या कर रहा है, वर्ल्ड को ख़त्म करने की बात कर रही है, डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही है। तो इस तरह की चीज़ों को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। बात करते हैं इमेजरी का, तो इमेजरी सम से द वर्ल्ड विल एंड अ फायर। जैसे कि इमेजरी में कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि फायर से एंड होगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि आइस से एंड होगा दुनिया। तो इस टाइप की चीज़ों को हम क्या कहते हैं बच्चे, इमेजरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजरी। तो ये सारी चीज़ें। एलिट्रेशन की बात करते हैं बच्चों, जब कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट साउंड में ध्यान देंगे, एजोनेंस एक होता है, एक एलिट्रेशन होता है, एक कंसोनेंस होता है। तो एलिट्रेशन एजोनेंस क्या होता है, इसको सबको हम दिखाते हैं। तो एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में समझते हैं। एलिट्रेशन जब इनिशियल वॉवेल साउंड किसी सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं,
बच्चों यहाँ पर देखेंगे वॉवेल जो कॉन्सोनेंट साउंड है फेवर में एफ और एफ, तो ये इनिशियल यानी स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रहा है लगातार, लेटर अगर साउंड आ रहा है, एफ एफ का साउंड आ रहा है, फ का साउंड आ रहा है और वो कॉन्सोनेंट होनी चाहिए और स्टार्टिंग में होनी चाहिए, इस टाइप के अगर होता है सेंटेंस में तो उसको पोएटिक डिवाइस को एलिट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एलिट्रेशन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस जो होता है कि जो कोई साउंड अगर किसी वर्ड्स में लगातार लास्ट लास्ट में हो रहा है उसको हम कॉन्सोनेंस कहते हैं, इसमें नहीं है ना। चलिए हम बात करेंगे एजोनेंस। एजोनेंस जो होता है जब वॉवेल साउंड, जिस तरह से अभी एलिट्रेशन हुआ, वॉवेल साउंड अगर रिपीट हो, जैसे कि इसी लाइन में देख लो ओ जो है आपका वॉवेल साउंड है ओ, फिर दोज में भी ओ आ रहा है ना, दोज ओ, हु में ओ, तो इस तरीके का चीज़ें जो आके निकल कर आया, वॉवेल साउंड जब रिपीट होता है उसको एजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एजोनेंस। तो आपका ये लिटरेरी डिवाइसेस थी, समझ में आ गया, पोएटिक डिवाइसेस। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चे कुछ बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, स्टेंजा दिया रहेगा, उसके उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस बोर्ड का क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि किस टाइप को, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है बच्चे, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं बोलता हूँ। ठीक है, इवेल्युएट द लाइन, है ना। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज और बंद कर देंगे, सम से लेकर आइस तक। In the context of volcanic eruptions, forest fires, meteor collisions, melting ice caps, etc. इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसका आंसर मैं करवा देता हूँ, नोट डाउन कर लो। There have been incidents of natural disasters that created havoc on earth. Full stop. Every year, forest fires, volcanic eruptions account for a huge loss of flora and fauna and even humans. Full stop. Fire due to meteor collisions cause measurable effects on life. Full stop. Loss of person and property in Uttarakhand could be attributed to the melting ice caps. दिस इज ए आंसर। ओके, तो आप इसको इस टाइप से क्वेश्चंस को कर सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट किस टाइप से क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में पूछे जाएंगे, तो आप नोट डाउन कर लो। मोस्ट ऑफ योर क्लासमेट like frost feel that man's greed and rage or hate, would lead the world to its destruction. Full stop. You feel that the fire and ice in mankind can be addressed to create a harmonious world. Write a speech for your classmates expressing your belief with respect to the poem. तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। Fire and Ice was first published in 1920. Okay, I repeat, Fire and Ice was first published in 1920. Briefly explain how the WWI might have influenced the theme of the poem. तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर करके लाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो। तो बच्चे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बच्चों। जय हिंद।